हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं जो डेली अपन ने सीरीज़ चला रखी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो यूनिट 3 है पीजी लेवल की। तो अपन ने जो बुक है उस बुक का जो सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो के माध्यम से डेली अपन देखते हैं। कल एक वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है जो कल बनाया था मैंने। इसकी जो बुक की कॉपी है, थोड़ी सी सूचना मैं आपको बता दूं पहले। ये जो बुक है मैंने कम ही प्रिंट करवाई थी, तो इसकी प्रिंटिंग अभी कुछ बुकें ही रिमेनिंग बची हुई है। तो फिर भी कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बुक अभी परचेज़ नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वो मैं डाल दूंगा। तो बाय फ्लिपकार्ट या किसी पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है तो बाय पोस्ट आप मंगवा लीजिए, क्योंकि फिर प्रिंटिंग करवाने में टाइम लगेगा या अभी नहीं करवाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो लिमिटेड अभी बाकी है, केवल 50 से बची हुई है अभी, तो आप लोग अभी जल्दी से जल्दी ले लीजिए। आज का अपना सेकंड चैप्टर जो चलेगा, यहाँ से चलेगा अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा था यहाँ से, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सेकंड जो पॉइंट है वो अपना है डीएनए वेक्टर। देखो, डीएनए वेक्टर का मतलब क्या होता है? वाहक। वाहक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट जो किसी एक डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके, उसकी कॉपीज़ बना सके। तो ऐसा केयर करने वाला या फिर किसी भी छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को रखने वाला जो डीएनए बड़ा डीएनए होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। इसमें खास तौर से प्लाज्मिड जो है वो यूज में लिया जाता है। और प्लाज्मिड की जब भी अपन बात करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में मैन क्रोमोसोम, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये मैन इसका क्रोमोसोम है। इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट, सर्कुलर डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अपन प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा स्वतंत्र रूप से अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, अपनी कॉपी संख्या बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से कि इसमें क्या कर सकते हो आप? प्लाज्मिड में कोई भी डीएनए की कॉपी जो है, डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है वो इंसर्ट कर सकते हो और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त कर सकते हो। या फिर इस प्लाज्मिड के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इसमें डीएनए डालकर किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल में अपना जो जीन है, जिस डीएनए या जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसमें भी यूज़ में आता है। तो ये अपन वेक्टर पढ़ना चाहते हैं। तो वेक्टर हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो प्लाज्मिड से स्टार्ट होता है। और प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो ये डीएनए के बने वाहक होते हैं जो टारगेट डीएनए के साथ होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। ये डीएनए वेक्टर होस्ट सेल में अपनी कॉपी संख्या बढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी होस्ट सेल भी यहाँ पे क्या होता है? मोस्टली बैक्टीरिया होता है या ईस्ट हो सकता है या कोई फंजाई हो सकता है, लेकिन मोस्टली ईस्ट होता है, मतलब मोस्टली जो है बैक्टीरिया होता है। जिस बैक्टीरिया में इसको डाला जाता है कॉपी संख्या बढ़ाने के लिए प्लाज्मिड को, उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, ठीक है। जिसमें टारगेट डीएनए भी कॉपी संख्या बढ़ती है। टारगेट डीएनए मतलब किसी भी डीएनए का आप संख्या बढ़ाना चाहते हो उसे क्या कहते हैं? अपन टारगेट डीएनए कहते हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको जो मैंने एक ये सारणी यहाँ पे ऐसे बना रखी है, यहाँ पे आप देखोगे ये सारणी मैंने एक बना रखी है एक्स्ट्रा, ठीक है, आपकी बुक में भी होगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि प्लाज्मिड में कितने साइज़ तक के डीएनए को कॉपी की जा सकती है। तो प्लाज्मिड में कितने डीएनए के साइज़ कॉपी की जा सकती है? 5 KB के आसपास, ठीक है ना। मोस्टली 5 ही मिलेगा आपको, 5 KB से 7 KB, लेकिन 5 KB आपको मिलेगा। बैक्टीरियोफाज के अंदर कितने बड़े डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपी की जा सकती है? तो यहाँ पर आप देखोगे 9 से 23 किलो बेस पेयर की कॉपी की जा सकती है। कॉस्मिड की अगर अपन देखेंगे, कॉस्मिड के नाम से भी है, कॉस्मिड किससे मिलके बना हुआ है? प्लाज्मिड प्लस फाज बैक्टीरियोफाज जो है, ठीक है ना, लैम्डा फेज जो होता है उसमें एक कोस साइट पाई जाती है। को साइट का मतलब होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के या दोनों एंड कह सकते हैं, किसी भी डीएनए के 2 एंड जो एक दूसरे के लिए कैसे हो, पैरेलल हो या फिर समान हो, तो वो एक दूसरे के साथ में फिट होकर सर्कुलर बना सकते हो। ये जो दोनों साइट है, यहाँ भी कोस साइट है और यहाँ भी कोस साइट है। तो ये जो साइट है वो कहाँ से लैम्डा फेज से ली गई है और प्लाज्मिड के साथ में कंबाइन किया गया है। तो इसे क्या कहते हैं? कॉस्मिड कहते हैं। कॉस्मिड का हर बार एग्जाम कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो 45 किलो बेस पेयर आपको याद रखना भाई। कॉस्मिड का वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। एक फाजमिड, हालांकि इसका ज़्यादा पूछा नहीं गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आपको अरेंजमेंट करने कई बार दिया जाता है कि इनमें से कौन से बड़ी साइज़ की डीएनए को कॉपी कर सकते हैं, कौन से को छोटी की जा सकती है। तब आपको इनका अरेंजमेंट ज़रूर याद रखना है कि फाजमिड केवल 15 किलो बेस पेयर को ही कॉपी कर पाता है और कॉस्मिड 45 को। इसके बाद में ये भी जो ना,
ये है PAC। PAC अगर पूछा जाए तो 120 किलो बेस पेयर की कॉपी कर सकता है। ये अरेंजमेंट में आपके काम आएगी सीक्वेंस। यहाँ पे BAC है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो यहाँ पे इसका भी कई बार पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन जब भी आपको आता है तो हमेशा 150 किलो बेस पेयर के आसपास पूछा जाता है। 150 से 300 किलो बेस पेयर के आसपास अगर DNA की कॉपी करनी हो आपको तो BAC से कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी DNA की कॉपी अगर आप करना चाहते हो तो कौन सा प्लाज्मिड, कौन सा वेक्टर यूज में लोगे, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए YAC। 3000 किलो बेस पेयर तक आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़े DNA फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए कौन सा वेक्टर यूज में लिया जाता है, तो YAC। कितनी कैपेसिटी है, तो आप कहोगे 3000 किलो बेस पेयर तक बड़े DNA को ये कॉपी कर सकता है। यहाँ पर P1 अपन देखेंगे, ठीक है ना। P1 वेक्टर जो है इसमें 100 किलो बेस पेयर DNA की कॉपी की जा सकती है। ये भी आपको याद रखना। इनको थोड़ा सा आप कोशिश करना कि बुक के अंदर अरेंज कर लेना इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा बड़े फ्रेगमेंट को करता है, कौन से छोटे को करता है। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज कर लेना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे अपन देखेंगे, देखो अलग अलग वेक्टर है, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। अलग अलग DNA वेक्टर में अलग अलग DNA के साइज़ या टारगेट DNA को जोड़ा जा सकता है। जैसे अभी ऊपर ने अपने साइज़ की बात की थी, वैसे वैसे एक आइडियल वेक्टर में निम्न लक्षण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कोई भी एक आइडियल वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। एक बार मुझे भी ये कोई इंटरव्यू में पूछा गया था। कहाँ पूछा था ये, आइसर मोहाली, चंडीगढ़ में जो है आइसर मोहाली, वहाँ पे मैं इंटरव्यू में गया था एक बार। तो वहाँ ये पूछा गया था उन प्रोफेसरों के द्वारा कि आपके पास में कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर में कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो आप चाहोगे कि ये वेक्टर में होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट के रूप में कौन सी चीज़ देखोगे। सबसे पहले उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। दूसरी चीज़, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए कि आप पहचान सको कि अपना रिकॉम्बिनेंट DNA हुआ है या नहीं हुआ है। सिलेक्टेबल मार्कर में जो टर्म यूज में लेना है वहाँ पे यूज में लेना है, हाँ सिलेक्टेबल मार्कर यूज में ले सकते हो यहाँ। तो तीसरा कैरेक्टर है कि आप DNA को कट करने के लिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं होगी तो आप कट कैसे करोगे, उसमें DNA इंसर्ट कैसे कर पाओगे। इसलिए 3 कैरेक्टर हैं। अब इसमें देखो, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, इसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। मैंने भी वहाँ पर यही बोल दिया था कि इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप टर्म यूज में लो तो हमेशा यूज में लेना मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि एक ही साइट से थोड़ी कट पाएगा। आपने एक ही एंजाइम डाला, नहीं कटा, तो इसलिए मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट उस वेक्टर में होनी चाहिए ताकि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप कट कर सको। तो 3 कैरेक्टर हमेशा याद रखने हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ये 3 चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिसकी उपस्थिति के कारण से वेक्टर की उपस्थिति होस्ट के अंदर पहचानी जा सके कि वो होस्ट में गया है या नहीं गया है। जैसे अब सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं, जैसे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट हो सकता है, क्लोरोमफेनिकोल रेजिस्टेंट हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो सकता है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट हो सकता है। ये सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज में लिए जा सकते हैं। एक लैक्जेड जीन भी है, लैक्जेड जीन जो अपन जानते हैं। लैकोपेरोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। लैकोपेरोन जो है उसमें 3 जीन पाए जाते हैं, तो उसमें से एक होता है लैकजेड, ठीक है ना। जेड जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो लैक्टोज को तोड़ता है, ठीक है ना। लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पर लैकजेड जीन को भी सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है वो कौन सा होगा, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए भाई। यहाँ पे ये टर्म इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है ना, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट की जा सके, इसलिए एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। मल्टीपल कॉपीज, ऐसा भी वेक्टर होना चाहिए कि जो अपनी अधिक संख्या में कॉपी बना सके होस्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी बना के बैठ जाए, तो फिर अपन DNA की एम्प्लीफिकेशन, DNA की मल्टीपल कॉपीज, किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएंगे। इसलिए ऐसा होना चाहिए किसी भी होस्ट में वो हो तो अधिक से अधिक कॉपी बना सके, फास्ट रेप्लिकेट कर सके, ये भी होना चाहिए कि कम टाइम में मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सके।
आगे अपन देखेंगे डीएनए वेक्टर या डीएनए में वे साइट जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है या कट लगाया जाता है उसे रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। देखो रिकॉग्नाइजेशन साइट वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जैसे ये डीएनए है, ये कोई डीएनए है, इस डीएनए को यहाँ पे आके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने पहचाना है, तो ये जो साइट है ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब डीएनए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ज़रूरी नहीं है कि यहीं काटे और यहाँ काटे, ये थोड़ा साइड में भी काट सकता है, यहाँ भी काट सकता है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन साइट वह साइट जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहाँ आके पहचानता है उस साइट को और वहाँ पे चिपकता है, बाइंड होता है। तो उसमें रेस्ट्रिक्शन जो साइट है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है, पहचानने वाली साइट है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है, उससे अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो कट करता है तो कौन से में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और पहचानता है, बाइंड होता है तो कौन से में, रिकॉग्नाइजेशन साइट। हालांकि दोनों जो टर्म है वो सेम यूज में आते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आगे अपन देखेंगे प्लांट में, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है टीआई प्लाज्मिड, पहले एग्जांपल लिया है टीआई प्लाज्मिड का, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। देखो टीआई प्लाज्मिड से रिलेटेड कौन से टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। एक तो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, नाम याद रखना है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। कौन सी डिजीज़ कोज करता है, क्राउन गोल डिजीज़ कोज करता है। किन प्लांट्स में करता है, डाइकोट प्लांट्स में करता है, मोनोकोट प्लांट्स में ये डिजीज़ कोज नहीं करता है। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि किसके द्वारा कोज होता है, टीआई प्लाज्मिड है वो किस बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। याद रखना आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। कई बार फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आ चुका है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस जो है वो किस प्रकार का है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। शायद ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। और रोड शेप्ड है, ठीक है ना, कैसा है, रोड शेप्ड है। तीसरा सॉइल बैक्टीरिया है, कैसा है, सॉइल बैक्टीरिया है। ये चीज़ें इसमें हो सकता है शायद ये ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है ना, ग्राम नेगेटिव होगा और रोड शेप्ड होगा, सॉइल बैक्टीरिया है, मिट्टी में पाया जाने वाला है। दूसरी चीज़, ये मोनोकोट में इन्फेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट में जहाँ से कोई भी प्लांट है उसमें कट लगता है, कट लगते ही प्लांट क्या रिलीज़ करता है, केमिकल रिलीज़ करता है। उस केमिकल का नाम क्या होता है, एसिटोसिरिंगोन। तो एसिटोसिरिंगोन जो होता है वो इन बैक्टीरिया को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और वहाँ पर इन्फेक्शन करवाता है। जबकि मोनोकोट के जो प्लांट लीव्स है उनमें कट लग जाए तो वो एसिटोसिरिंगोन को रिलीज़ नहीं करते हैं, इसलिए एग्रोबैक्टीरियम उनमें इन्फेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आप कल्चर मीडियम में आर्टिफिशियली लैब में अगर आप मोनोकोट को इन्फेक्ट कराओ तो उस लीफ में कटिंग करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसमें केमिकल बाहर से डाल दो, एसिटोसिरिंगोन, और एग्रोबैक्टीरियम डाल दो उसमें, तो एग्रोबैक्टीरियम उन लीव्स को भी इन्फेक्ट कर देंगी। इसका मतलब केमिकल जो रेस्पॉन्सिबल है इनके इन्फेक्शन के लिए वो कौन सा है, एसिटोसिरिंगोन, जो डाइकोट प्लांट्स के लीव्स के द्वारा नेचुरली रिलीज किया जाता है, जबकि मोनोकोट के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसकी मैंने आपको शेयर की है। अब अपन टीआई प्लाज्मिड को अपन देख लेते हैं। प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र के लिए टीआई प्लाज्मिड को यूज में लिया जाता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस ग्राम नेगेटिव, देखो आ गया यहाँ पे, ग्राम नेगेटिव है, सॉइल बैक्टीरिया है और कैसा है, रोड शेप्ड है। तीसरी चीज़, कई बार ये लाइन आई हुई है सीधी, ग्राम नेगेटिव, रोड शेप्ड और सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड में छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, टीडीएनए कहते हैं। उसमें टीडीएनए पाया जाता है जो डाइकोट प्लांट्स में इंसर्ट करता है। मतलब टीआई प्लाज्मिड का केवल छोटा सा भाग जो किसी प्लांट में इन्फेक्ट करता है या प्लांट में इंसर्ट करता है वो कौन सा क्या कहलाता है, टीडीएनए कहलाता है, मतलब ट्रांसफर डीएनए। टीडीएनए का मतलब ट्रांसफर डीएनए, या फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए भी कह सकते हो आप। ट्यूमर कोजिंग या ट्यूमर कोज करता है। इससे कौन सी डिजीज़ कोज होती है, क्राउन गोल डिजीज़ होती है। ये कई बार सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीआई प्लाज्मिड के द्वारा कौन सा डिजीज़ कोज की जाती है, तो कौन सा की जाती है, क्राउन गोल डिजीज़ की जाती है। एक इसी का दूसरा जो बैक्टीरिया है पाया जाता है, एक प्लाज्मिड पाया जाता है, आरआई प्लाज्मिड, ठीक है ना। ये टीआई प्लाज्मिड है, वो आरआई प्लाज्मिड है। आरआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है, राइजोजिन्स, ठीक है ना, राइजोजिन से प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। यहाँ पर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस और वो कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। डिजीज इससे तो कौन सी होती है, क्राउन गोल डिजीज़। उससे कौन सी होती है,
हेरी रूट डिजीज, याद रखना आपको, आरआई प्लाज्मिड से कौन सी डिजीज़ होती है, अभी बताया मैंने आपको, हेरी रूट डिजीज़, है ना, हेरी रूट डिजीज़। हेरी रूट डिजीज़ का यूज कहाँ पे आता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कहोगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन सा डिजीज़ कोज किया या कौन से बैक्टीरिया यूज में आता है, तो आरआई प्लाज्मिड के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन करने के लिए हेरी रूट डिजीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, और उसमें भी खास तौर से सस्पेंशन कल्चर को यूज में लेते हुए किया जाता है। हालांकि आगे टर्म आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि एक बार में चीज़ें सभी क्लियर नहीं होगी। आगे अपन देखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टीआई प्लाज्मिड की साइज़ क्या होती है। टीआई प्लाज्मिड की एक्चुअल में जो साइज़ होती है वो 200 किलोबेस पेयर होती है। अब अपन साइज़ की अपन बात करते हैं। इसमें टीआई प्लाज्मिड की मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो जीन है वो है वायरुलेंस जीन। वायरुलेंस का मतलब होता है कि जो प्लांट में इन्फेक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वायरुलेंस जीन बोलते हैं। ठीक है, ये वायरुलेंस जीन इधर है। टीडीएनए जो है वो टीडीएनए यहाँ से यहाँ तक है। टीडीएनए दोनों साइड में 2 बॉर्डर से घिरा हुआ रहता है, एक साइड में लेफ्ट बॉर्डर है, एक साइड में राइट बॉर्डर है। ठीक है, टीडीएनए में कुछ जीन पाए जाते हैं, एक तो ऑक्जिन का जीन पाया जाता है, एक साइटोकाइनिन का जीन पाया जाता है, और एक ओपाइन जीन पाया जाता है। ओपाइन जीन मतलब होता है बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला जीन, उसे क्या कहते हैं, ओपाइन जीन कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, इनमें ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन पाया जाता है। ओपाइंस बनाते हैं और उन ओपाइंस को डाइजेशन करता है ये। ठीक है ना, ये ओपाइंस बनाने वाला है और ये उसको डाइजेशन करने वाला कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो ये टीडीएनए हो गया। एक इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाई जाती है, ये चीज़ें हो गई। अब अपन देखें साइज ऑफ टीडीएनए। टीडीएनए की जो साइज़ है वो क्या है, जो बीच में अभी बताया मैंने आपको, टीडीएनए जो है जो प्लांट में इन्फेक्शन करेगा उसकी साइज़ कई बार पूछी जाती है, 24 किलो बेस पेयर उसकी साइज़ होती है, और एवरेज अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 12 से 24 किलो बेस पेयर। टीडीएनए के केवल ये केबी है ना, केबी के अंदर है किलो बेस पेयर में। आगे अपन देखेंगे टी प्लाज्मिड का ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही, ये भी याद रखना आपको, टीआई प्लाज्मिड का केवल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, टीडीएनए की एक कॉपी ही प्लांट में इंसर्ट की जाती है। टीआई प्लाज्मिड का ओनली सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए प्लांट में एंटर करता, ना कि डबल। टीडीएनए में ऑक्जिन जीन कौन से पाए जाते हैं, IAAM, IAAH, ये ऑक्जिन जीन है। एक होता है साइटोकाइनिन जीन, तो साइटोकाइनिन का जीन कौन सा होता है, IPT जीन के जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा ओपाइंस के जीन पाए जाते हैं जो प्लांट्स में क्राउन गोल ट्यूमर को या ट्यूमर का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि आपने भी जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में जहाँ पे ऑक्जिन और साइटोकाइनिन की मात्रा डाल दी जाए तो वहाँ पर प्लांट में क्या बनता है, कैलस बनता है, मतलब ट्यूमर कोज करता है। ठीक है ना, तो ट्यूमर के लिए हमेशा या कैलस निर्माण के लिए हमेशा ऑक्जिन और साइटोकाइनिन दोनों का रेस्पॉन्सिबल बराबर रहता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों जीन प्रेजेंट है। आगे अपन देखेंगे टीआई प्लाज्मिड में वायरुलेंस जीन पाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया भी हैं। वीर जीन पाए जाते हैं जो होस्ट का रूप में यहाँ पे कौन सा है, प्लांट है, प्लांट में डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। वीर जीन, इसमें वीर जीन प्रेजेंट होते हैं जो टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लांट या होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाते हैं या करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वीर जीन में 8 ओपेरॉन पाए जाते हैं, कई जगह 9 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 8 पाए जाते हैं। 8 ओपेरॉन मतलब इनके जो जीन होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। और जब भी कोई भी जीन प्रोकैरियोट में पास में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन ओपेरॉन कहते हैं। जैसे लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, यहाँ पर कौन से हैं, वीर ओपेरॉन है। तो यहाँ पर 8 ओपेरॉन जीन, छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके नाम से वीर ए, वीर बी, वीर सी, वीर डी, वीर ई, एफ, जी, एच ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इसको। डाइकोट प्लांट में ही इन्फेक्शन क्यों करता है एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि उसमें एक केमिकल रिलीज किया जाता है एसिटोसिरिंगोन। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट के कट या घाव से एक केमिकल रिलीज होता है अल्फा एसिटोसिरिंगोन रिलीज किया जाता है, जो वीर जीन या वीर ओपेरॉन को इंड्यूस करते हैं, एक्सप्रेस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 4 ओपेरॉन, इनमें से 8 में से 4 ओपेरॉन, ए, बी, सी और जी, ए, बी, सी और जी हेल्पर के लिए जिम्मेदार होते हैं, हेल्पर के रूप में काम करते हैं। और ओपेरॉन ए और जी आपस में जुड़कर
इनकी प्रोटीन मतलब इनकी प्रोटीन आपस में जुड़कर अन्य वीर ओपेरोन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कौन से रेगुलेट करते हैं, ओपेरोन ए और जी, ये दोनों जो हैं अन्य सभी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अन्य ओपेरोन के द्वारा इनकोडेड प्रोटीन टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में आती है, ठीक है ना। अन्य जो भी हैं वो सब क्या करते हैं, टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफ़र कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट सेल कुछ केमिकल और कंपाउंड रिलीज करते हैं, ठीक है ना। प्लांट सेल कुछ केमिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है एसिटोसिरिंगोन। एसिटोसिरिंगोन की जगह अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी कभी आए तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंगोन भी आ सकता है, जो एसिटोसिरिंगोन को आप एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अभी बताया आपको एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल होता है, अल्फा एसिटोसिरिंगोन। सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। वीर ए प्रोटीन एग्रोबैक्टीरियम की इनर मेम्ब्रेन सेल वॉल के पास में पाई जाती है। सेल वॉल के पास में पाई जाती है, किनारे के ऊपर रहती है, कि बाहर से कोई भी केमिकल आएगा उसको कैप्चर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब रिसेप्टर के रूप में काम करती है कह सकते हैं, जो एक एसिटोसिरिंगोन के लिए रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। ये भी याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम में एसिटोसिरिंगोन के लिए रिसेप्टर के रूप में कौन सा करता है, वीर ए करता है। वीर ए किसको एक्टिवेट करेगा, तो जी को एक्टिवेट करेगा। जी आपस में क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, जो अन्य जीन को एक्टिवेट करेगा। आगे अपन देखें, जैसे एसिटोसिरिंगोन के बाइंड होने के कारण वीर ए प्रोटीन एक्टिवेट होकर सेल्फ फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं, मतलब फॉस्फेट बाइंड हो जाते हैं। वीर ए प्रोटीन वीर जी को फॉस्फेट ऐड करके एक्टिवेट कर देते हैं, और वीर जी है, दो वीर जी आपस में मिलकर इस प्रकार से एक्टिवेट हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट बाइंड है और ये क्या बन गया, एक्टिवेटर हो गया। अभी एक्टिवेटर कहाँ पे जाएगा, जो इनका जीन है ओपेरोन है वहाँ पे जाएगा और अन्य जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, तो क्या डाइमर बनेगा, तथा वीर जी डाइमर एक्टिवेटेड अन्य सभी 8 ओपेरोन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंड्यूस करेगा कि इसका जीन एक्सप्रेशन आगे स्टार्ट हो और सभी प्रोटीन का निर्माण करवाया जाए। क्योंकि ये जो जी का डाइमर जो बनता है वो ये इंडिकेशन देता है कि अपने आसपास में होस्ट प्लांट अवेलेबल है, इन्फेक्शन की तैयारी कर ली जाए, ठीक है ना। इनका रोल देखो भाई, अब अलग अलग रोल है। वीर D1 इसमें टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी पाई जाती है। ये एग्जांपल कई बार पूछे जाते हैं, इनके फंक्शन जो छोटे छोटे, आपको तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी लिख लेना। वीर D1 का काम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज होता है कि हेलिक्स को खोलना, ठीक है ना, पाई जाती है, जो टीडीएनए के राइट बॉर्डर पर बाइंड होता है। राइट बॉर्डर पर बाइंड होगा, डीएनए की सुपर कोइलिंग को क्या करता है, कम करता है, रिलैक्स करता है, ओपन करता है, ठीक है। वीर D2 जिसमें क्या पाई जाती है, हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब उसमें ये कह सकते हैं अपन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, कट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, कहाँ पे, राइट साइड में कटिंग करेगा ये, जो राइट बॉर्डर के 5 प्राइम एंड के साथ बाइंड होकर वहाँ से कट करता है। सबसे पहले कौन सा आया, D1, इन्होंने डीएनए को खोल दिया, डीएनए को खोला राइट साइड में। फिर D2 आया, D2 ने क्या किया, वहाँ से आके कट कर दिया। ये D2 कट करने के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे अपन देखेंगे ये है, और यहाँ से कट किया, इसको कट करने के बाद ये यहीं पर बाइंड हो जाएगा 5 प्राइम एंड के ऊपर। कौन सा, D2। D2 है वो प्लांट में तब तक रहेगा कि वो टीडीएनए प्लांट में ना चला जाए, तब तक सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। आगे अपन देखेंगे, ये D2 टीडीएनए के साथ प्लांट सेल में ट्रांसफ़र होता है, याद रखना भी साथ में जाता है, ये 5 प्राइम पर रहता है। टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंड को कट कर टीआई प्लाज्मिड से अलग करके उसके स्थान पर डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस कर दिया जाता है। मतलब जैसे जैसे टीडीएनए को जो कट किया एक सिंगल स्ट्रैंड को, ये जैसे जैसे सेपरेट होगा वैसे वैसे उसकी जगह नया डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा पीछे पीछे, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो आपस में कोइलिंग हो सकती है, आपस में फोल्ड हो सकता है, इसलिए उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बनाए रखने के लिए उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी चाहिए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे ये इस प्रकार से अगर बना है तो यहाँ पर ऐसी बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए ताकि ये फोल्ड ना हो। तो इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पर काम करेगा वीर E2। इसमें कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इसको सिंगल बनाए रखता है।
यहाँ पे अपन देखेंगे ये टी-डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ में बाइंड होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में काम करता है और इसमें एक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पाई जाती है। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे वीर बी की कितनी प्रोटीन, 11 प्रोटीन तथा D4 प्रोटीन और B प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बीच में एक ट्यूब का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ट्यूब का निर्माण करते हैं। इधर प्लांट सेल है, इधर बैक्टीरिया है, इनके बीच में ट्यूब का निर्माण करेंगे क्योंकि यहाँ पे टी-डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर होके जाएगा इस प्रकार से। तो इसके लिए ट्यूब का निर्माण करने के लिए कौन से वीर जीन रेस्पॉन्सिबल है, वीर B और D4। ठीक है ना, ये निर्माण करेंगे। आगे अपन देखेंगे इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से टी-डीएनए वीर E2 और D2 को एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वीर B11 प्रोटीन एटीपेज एक्टिविटी के द्वारा एनर्जी प्रदान करते हैं। वीर बी बताया ना अभी मैंने आपको, इसमें क्या पाई जाती है, एटीपी या एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है। मतलब एटीपी को यूज में लेते हुए उसे फोर्सली क्या किया जाता है, प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वीर D2 मैंने बताया अभी भी 5 प्राइम पे बाइंड रहेगा, ये सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में काम करेगा, प्लांट सेल के जीनोम में इंसर्ट करने तक साथ रहेगा ये। वीर D2 एक सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करता है जो टी-डीएनए को प्लांट न्यूक्लियस में लेके जाता है। ये आपको याद रख लेना। ये पूरी प्रोसेस है, यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, इसमें ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है। सबसे पहले D2 और D1 आएगा, D1 आके वहाँ पर किसके रूप में काम करेगा, टोपोआइसोमरेज खोलेगा। D2 वहाँ से कट करेगा, यहाँ पे D2 बाइंड रह गया इस पर, और ये इधर जैसे जैसे सेपरेट होगा, यहाँ से आप देखोगे ये टी-डीएनए यहाँ से सेपरेट हो गया और यहाँ से डीएनए का नया सिंथेसिस कर दिया। अब यहाँ से इसको कट करके अलग कर लिया जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे बनाए रखने के लिए इसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी प्रोटीन्स है। कौन सी है, ई वाली प्रोटीन है ये। तो यहाँ पर E2 प्रोटीन रहेगी, किसके रूप में काम करती है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में वर्क करती है और लास्ट में इसे प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। टी-डीएनए में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ट्यूमर बनाने वाले जीन को निकालकर, अगर मान लो आप ये चाहते हो कि हमारा कोई एक जीन है, ये जीन टी-डीएनए के द्वारा किसी प्लांट में इंसर्ट करना चाहते हो, तो टी-डीएनए में जो एक्स्ट्रा जीन है, कौन से, जैसे ऑक्सिन का है, साइटोकाइनिन का है, ओपाइन का, उन तीनों को निकाल दो वहाँ से और अपना डीएनए है वो इंसर्ट कर दो। टी-डीएनए तो क्या समझेगा, उसको थोड़ी पता है, टी-डीएनए तो सेम प्लांट सेल में इंसर्ट कर देगा उस जीन को। तो यहाँ पर टी-डीएनए के ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ट्यूमर बनाने वाले जीन को निकाल कर डिजायर्ड जीन, मतलब जो आप चाहते हो, को इंसर्ट कर दिया जाता है तथा इस प्लाज्मिड को डिसआर्म्ड प्लाज्मिड कहते हैं। डिसआर्म्ड मतलब उनकी जो छोटी छोटी भुजाएं हैं वो वहाँ से निकाल दी, इसलिए ये जो प्लाज्मिड होता है इसे क्या कहते हैं, डिसआर्म्ड कहते हैं, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अभी मैंने एक प्लाज्मिड और बताया मैंने आपको, RI प्लाज्मिड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RI प्लाज्मिड है, किससे प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। डिजीज़ कौन सी की जाती है इसके द्वारा, हैरी रूट डिजीज़ की जाती है। यूज कहाँ पे आता है इसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन करने के लिए यूज में लिया जाता है इसके द्वारा। प्रोडक्शन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स में पाया जाता है। हैरी रूट डिजीज़ कोज की जाती है, ये प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज में आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर अगर अपन देखें, यहाँ पे पहला तो कौन सा आ जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट तो प्लाज्मिड आ जाएगा। तो प्लाज्मिड मैंने बता भी दिया। कोई भी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है तथा स्वतंत्र रूप से अपनी रेप्लिकेशन कर सके, प्लाज्मिड कहलाते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती है, क्लीवेज साइट्स पाई जाती है। इसमें अन्य डीएनए सेगमेंट को डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ा जा सकता है और उसके द्वारा अपनी कॉपी बनाई जा सकती है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, हाइब्रिड प्लाज्मिड, काइमेरिक प्लाज्मिड भी कहते हैं। काइमेरिक का मतलब ये है, ठीक है ना, किसी भी प्लाज्मिड में बाहर से कोई भी आप छोटा सा फ्रेगमेंट डाल दो, उसे क्या कहते हैं, काइमेरिक कहते हैं। काइमेरिक टर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, याद रख लेना। काइमेरिक का मतलब रिकॉम्बिनेंट ही होता है, काइमेरिक का मतलब हाइब्रिड होता है, काइमेरिक का मतलब कोई भी ऐसा डीएनए जिसमें कोई दूसरा डीएनए इंसर्ट हो, उसे काइमेरिक ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेम प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है,
रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मिड, ये ओरिजिन रेप्लिकेशन है, सिलेक्टिबल मार्कर होगा, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मॉडिफाइड वेक्टर के रूप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है। एक चीज़ याद रखना भाई, मोस्टली जीन ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मॉडिफाइड प्लाज्मिड यूज़ में आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मैंने भी एग्जाम में कहीं देखा है कि कौन सा प्लाज्मिड जो है मोस्टली यूज़ में लिया जाता है, तो आप कहोगे PBR 322। सबसे ज़्यादा यूज आने वाला प्लाज्मिड मॉडिफाइड है PBR 322, सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा इनमें एग्जाम्पल तो ये भी है, PBR 324 है, PVC 19 है और ये है PC 194 और यहाँ पे है PVC 18 होता है एक PVC 19 होता है, वो भी यूज में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया PBR 322 है। PBR 322 से रिलेटेड 2-4 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। P का मतलब यहाँ पर प्लाज्मिड है और BR इनके जो साइंटिस्ट इनको डेवलप किए हैं, ठीक है ना, उनका नाम है BR है बोलीवर और रोजी, ठीक है ना। और बनाया कब है, 1977 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसका नाम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है। साइज़ इसकी कितनी है, 4361 बेस पेयर है, मतलब 4.3 किलो बेस पेयर, 4.3 किलो बेस पेयर है। और ठीक है ना, 2 एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं इसमें, ये भी इसी का ही है। एक तो ये भी याद रखना भाई, कौन से एंटीबायोटिक, कई बार छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है, कौन से एंटीबायोटिक के जीन पाए जाते हैं। एम्पसिलिन रेजिस्टेंट होता है एक तो ये, और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, 2 जीन पाए जाते हैं इसमें। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाई जाती है इसमें। यहाँ पे अपन देखेंगे प्लाज्मिड में 40 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रति साइट्स पाई जाती है। प्लाज्मिड कितनी पाई जाती है, 40 से भी अधिक पाई जाती है रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया जा सकता, लगभग 40 के द्वारा, ठीक है। ये इनकी जैसे ये यहाँ पर साइट अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर ये देख लो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ये सब इसकी। हिंट 3 है, PST1 है, सेल फर्स्ट है। इन हालांकि ये चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आएगी, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाएगा, इसलिए अपन इसको ज़्यादा जोर ना देंगे। हाँ, एक सेकंड प्रकार का अपन देखेंगे यहाँ पर PUC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड। यहाँ पे अपन देखेंगे प्लाज्मिड है जो बनाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इसमें एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है, उसमें दोनों पाए जाते थे, इसमें एम्पसिलिन रेजिस्टेंट पाया जाता है, कौन सा, एम्पसिलिन। तथा इनके अलावा इसमें LAC-Z जीन पाया जाता है रेजिस्टेंट जीन के रूप में। याद रखना भी, PUC के अंदर LAC-Z जीन पाया जाता है एज ए सिलेक्टिबल मार्कर के रूप में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, को भी जोड़ा जाता है। इसके साइज है वो कितनी होती है, छोटी होती है थोड़ी, उसकी कितनी थी 4.3 किलो बेस पेयर, इसकी साइज है वो कितनी है 2.7 किलो बेस पेयर है, ये छोटा है थोड़ा, ठीक है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, नाम भी इसका है UC, है ना, PUC। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पाए जाते हैं। LAC-Z जीन का अल्फा फ्रेगमेंट को सिलेक्टिबल मार्कर के रूप में डाला जाता है। पूरा LAC-Z जीन यूज में नहीं लिया जाता है, उसमें से केवल उसका जो फ्रेगमेंट है जो खासतौर से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है उसी फ्रेगमेंट को यूज में लिया जाता है। तो कौन सा है, अल्फा फ्रेगमेंट को यूज में लिया जाता है। इसमें E. coli में इंसर्ट किया जाता है, इससे LAC-Z जीन अल्फा फ्रेगमेंट नहीं होते। ऐसे होस्ट होना चाहिए जिसमें अल्फा फ्रेगमेंट ना हो, मतलब अगर होस्ट में पहले से अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर बनेगा तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसा करोगे। तो होस्ट है ना ऐसा होना चाहिए जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस ना हो, क्योंकि अपना जो प्लाज्मिड है इसमें बीटा गैलेक्टोज सिंथेसिस करने की साइट पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि ऐसे E. coli में इंसर्ट किया जाता है, ऐसे होस्ट में इंसर्ट किया जाता है जिसमें LAC-Z जीन का अल्फा फ्रेगमेंट नहीं होना चाहिए। उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर JM103 और JM109, इनके अंदर अल्फ़ा फ्रेगमेंट नहीं पाया जाता है। बीटा या फिर आप कह सकते हैं LAC-Z जीन का अल्फ़ा फ्रेगमेंट जो है वो इसमें नहीं पाया जाता, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं कर सकते दोनों होस्ट। आगे अपन देखेंगे इन E. coli में बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसिस करने के जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इन E. coli में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम LAC-Z जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया, मतलब LAC-Z जीन जो आपने डाला है उस प्लाज्मिड के द्वारा, जो गैलेक्टोज व एक्स जेल, ये एक्स जेल जो होती है वो सिलेक्टिबल मार्कर के लिए पहचानने के लिए उसमें डाली जाती है,
बैटरी प्लेट में एक्स जेल का पूरा नाम है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल बीटा डी गैलेक्टोसाइड को ब्रेक करके ब्लू कलर देती है। अब इसमें सीधा सा है, आपकी बैटरी प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ पर ये बैटरी प्लेट है, ठीक है। इस बैटरी प्लेट में आपने क्या किया है, बैक्टीरिया का कल्चर किया है यहाँ पे इस प्रकार से। इसमें कौन सा केमिकल डाल रखा है आपने, एक्स जेल डाल रखा आपने। कैसे कलर है इसका, वाइट कलर है। एक्स जेल को तोड़ने के लिए केमिकल जो है, एंजाइम कौन सा काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर यहाँ पे आपका प्लाज्मिड है जो आपने अभी डाला है, उस प्लाज्मिड में मैंने अभी बताया आपको कौन सा जीन है, लैग जेड जीन है। लैग जेड जीन सपोज यहाँ पर क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो ये क्या करेगा, एक्स जेल को तोड़ेगा और एक्स जेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू कलर में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ब्लू कलर में जब कन्वर्ट होती है तो डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। और यदि इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको एक बार थोड़ा सा चलो मैं समझा देता हूँ, इसका समझ में आपको आएगा नहीं हालांकि। जैसे एक वेक्टर बना देता हूँ पहले, ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में यहाँ पे क्या है, लैग जेड जीन है, ये लैग जेड जीन है। इससे क्या बनाया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई एक जीन डाल दिया, सपोज यहाँ पे मैंने जीन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया लैग जेड जीन। तो लैग जेड जीन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये अपना तो वैसे कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया क्योंकि इसमें अपना डीएनए भी इंसर्ट हो गया। तो ये कैसा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो ये रिकॉम्बिनेंट जो बना है, क्या ये एक्स जेल को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाएगा। इसका मतलब अगर ये नहीं होता, जीन अपना इंसर्ट नहीं करता, तो ये क्या बनाता, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता। इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा, ये याद रखना, क्योंकि इसमें इंसर्ट हो गया जीन ये वाला। तो रिकॉम्बिनेंट जो कॉलोनी होगी वो कैसी बनेगी, वाइट अगर कॉलोनी बने तो कैसी है, वो रिकॉम्बिनेंट है। ब्लू अगर कॉलोनी बने तो वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। याद रखना, ब्लू कॉलोनी बने तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वाइट कॉलोनी बने तो कैसी है, रिकॉम्बिनेंट है। याद रख लेना ये चीज़। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होगा या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा तो वो किस प्रकार की एक्स जेल के ऊपर किस प्रकार की कॉलोनी बनाएगा। तो आप कहोगे रिकॉम्बिनेंट होगा तो वाइट, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो कैसा बनाएगा, ब्लू बनाएगा। देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा भी है शायद बुक में, ये प्लाज्मिड होस्ट सेल में डालने पर कल्चर किया जाता है, किसमें, एक्स जेल पर। वाइट कॉलोनी अगर बनी है तो कैसा, वो रिकॉम्बिनेंट है ऑफ बैक्टीरिया। ये तभी बनती है जब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होस्ट में हो, रिकॉम्बिनेंट कैसा हो, होस्ट में हो। अर्थात रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल एक्स जेल में वाइट कॉलोनी बनाती है, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे बनाती है, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाती है एक्स जेल में। ये देखो, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एक्स जेल में कैसी बनाती है, ब्लू कॉलोनी का निर्माण करती है। तो आज के लिए तो काफ़ी हो गया, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो आगे जो वेक्टर है उसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो डेली अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको वॉच कीजिए, ताकि डेली अपन जल्दी से इस बुक को कवर करके आप लोगों का, मैं सोच रहा हूँ सेकेंड जो पोर्शन है यूजी लेवल का वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये जल्दी से अपन कंप्लीट कर लेते हैं कुछ क्लासेस के अंदर। तो आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग ज़रूर रेस्पॉन्स देके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।